गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो बेसिकली हम लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में, डिजीज़ कंट्रोल के बारे में, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में। तो ये कुछ बेसिक जो हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ का कम्युनिटी मेडिसिन का, उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात किया है। तो इस अभी तक जो हम लोगों ने पार्ट स्टडी किया उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने इस बात को समझा कि कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो क्या है। हमारी कम्युनिटी के अंदर जहाँ भी हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर जो डिजीज़ेज होती हैं, हम आसपास अपने सराउंडिंग रोज सुनते हैं कि पर्टिकुलरली ये डिजीज़ है, ये फैली हुई है, लोग इस डिजीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लोगों को हाइपरटेंशन हो रहा है, लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो मीज़ल्स हो रहा है, चिकन पॉक्स है, प्लस इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वायरल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारा जो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, ये सारी हम लोग अपने सराउंडिंग में दिन रात देखते रहते हैं और एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हम लोग इस बारे में डील भी कुछ हद तक करते रहते हैं। तो जितना हम लोगों ने अभी तक पार्ट पढ़ा, दैट वाज अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन, कि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। डिजीज़ के बारे में तो हमें बात करना ही है, बट बेसिकली वो किस तरीके से होती हैं, कैसे फैलती हैं, फैलने के तरीके क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर पढ़ा, हम लोगों ने किस तरीके से होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक बेसिक आइडिया या एक गाइडलाइन हमें देती हैं कि हम जो भी डिजीज़ आगे पढ़ेंगे वो किस किस तरीके से होती हैं, उनके फैलने के तरीके क्या हैं, कम्युनिटी के अंदर वो कितनी डेंजरस हैं, कितना लोगों को अफेक्ट करती हैं, तो लोग उससे रिलेटेड कितना अफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिक जो पार्ट हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो एक मेजर हेड, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट आज से हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन में जब डिजीजेस को हम क्लासीफाई करते हैं तो ब्रॉडली हम दो तरीके से इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसा कि टर्म्स हमें पता है कि ये ऐसी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलने का, जिनके अंदर कोई सिनेरियो नहीं है, ये इंडिविजुअली किसी भी पर्सन को अफेक्ट करती हैं। उसके इंडिविजुअल अपने कॉजेज होते हैं, वो जो कॉजेज हैं वो हम डिजीज वाइज पढ़ेंगे आगे कि इंडिविजुअली कौन कौन से कॉजेज कौन कौन से डिजीज में रिलेट करते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं। ठीक है ना, किसी भी एक एजेंट से, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में, या किसी भी एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो फैलने की जिनकी पॉसिबिलिटी होती है, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीज एक अलग पार्ट है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक अलग पार्ट है। आप लोगों का कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट जो है वो भी शायद स्टार्ट हो चुका होगा, और नॉन कम्युनिकेबल वाला पार्ट जो है वो मैं आप लोगों का अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अंडर में हम लोग बहुत सारी ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो हम लोग दिन रात देखते हैं, जिनके बारे में हम लोग डील करते हैं। और ये डिजीज़ जितनी भी हैं कम्युनिटी में हम लोगों को दिन रात सुनने को मिलती हैं। हमारे सराउंडिंग कुछ फैमिली में भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, हमारे आसपास सराउंडिंग कम्युनिटी के अंदर भी ऐसी डिजीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि पर्टिकुलरली किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं और उससे रिलेटेड उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। तो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर सबसे पहले जो हम एक पार्ट ले रहे हैं, जो ऑर्गन हम ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सीवीएस से रिलेटेड जो है, हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ये कौन से डिजीज़ होती हैं? क्लियर है हम लोगों को? बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो भी पैथोलॉजीज हैं वो सारी की सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंडर में आती हैं। तो हमारी हार्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, जो भी डिजीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं।
इसमें भी कुछ डिजीज, कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जिनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक लेक्चर से फिर हम कंटिन्यू करते हुए और लेक्चर्स हम लेंगे उससे रिलेटेड। उसके अंदर हर एक लेक्चर में हम अलग अलग डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हैं बेसिकली हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन्हें हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंडर में रहते हैं। और इसमें सबसे पहली डिजीज जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसे हम लोग शॉर्ट में CHD भी कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिजीज अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसके अंदर हम लोगों के सामने निकल करके आती है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज की एक ऐसी पैथोलॉजी या हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अ कंडीशन ऑफ द हार्ट इन विच वी हैव इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द कोरोनरी सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है उसके अंदर बेसिकली जो भी ब्लड सप्लाई जा रही है, वो जो ब्लड सप्लाई है वो अगर किसी भी वजह से, वो हम लोग बात करेंगे आगे कौन कौन से कॉजेज पॉसिबल हैं, तो उनकी वजह से अगर ब्लड सप्लाई कहीं भी हैम्पर हो रही है, कहीं कम हो रही है, इनएडिक्वेट हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में या सपोज हमारे हार्ट के अंदर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और जनरली इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये हो किस वजह से रही है कि ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस, यानी जो हमारे हार्ट का कोरोनरी जो सर्कुलेशन जो है बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं अगर सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो अगर अरेस्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, उसकी वजह से अगर हार्ट की फंक्शनिंग कहीं डिस्टर्ब हो रही है तो उसे हम पर्टिकुलरली कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंडर में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी हमारे हार्ट की ऐसी पैथोलॉजी जहां पर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज की वजह से या ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे हार्ट को पूरा ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो हार्ट में जो हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मलिटीज की या हार्ट की इरेगुलरिटी की हम बात कर रहे हैं, हार्ट की फंक्शनिंग जो इरेगुलर हो जाती है उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इरेगुलरिटी की वजह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके की पैथोलॉजीज हमारी बॉडी के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या हमें उस तरीके की पैथोलॉजीज हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने इसको, वैसे तो बहुत सारे तरीके का हम लोग बात कर सकते हैं, बट मेजरली हम लोगों ने इसको 5 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया वो हो गया एंजाइना पेक्टोरिस। तो 5 के अंदर हम बात करेंगे। नंबर 1 इज एंजाइना पेक्टोरिस, नंबर 2 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नंबर 3 इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट, नंबर 4 कार्डियक फेल्योर एंड नंबर 5 सडन डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से 5 कंडीशंस हमारे सामने हमको देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे इनिशियल स्टेज जो है, सबसे पहली स्टेज जो है वो आएगी एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस ऑब्वियसली हम सभी लोगों को पता है, हम लोग फाइनल ईयर के अंदर है तो हम लोगों ने सब चीज़ें पता है कि हार्ट से रिलेटेड एक ऐसी कंडीशन जहां पर चेस्ट के अंदर पेन डेवलप होता है ड्यू टू कार्डियक मसल्स। ठीक है ना, कार्डियक मसल्स के अंदर अगर सपोज पेन डेवलप हो रहा है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो किसी भी पर्सन को जब हार्ट के इश्यूज डेवलप होते हैं या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं तो बहुत सारे केसेस में हम लोगों को एक पेशेंट आकर के क्लिनिकली एक सिम्टम हमें देता है कि मेरी चेस्ट में पेन होता है। ठीक है ना, चेस्ट में हार्ट की लोकेशन पर वो कहता है कि मेरे यहाँ पर रह रह करके या कभी कभी अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होता है, तीखा सा दर्द महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। अब हो सकता है कि जब हम इवेल्युएट करें तो वो कार्डियक भी जरूरी नहीं है कि वो निकल करके आए, बट अगर कॉज उसका कार्डियक होगा तो फिर हम उसको एंजाइना पेक्टोरिस, उस पेन को पर्टिकुलरली हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। और ये किस वजह से डेवलप हो रहा है, ये वही जो बात कर रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस डेवलप हो रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम जाएंगे, डीप पैथोलॉजी में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट को जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और मसल्स जो हैं हार्ट की वो उनको पूरा पंपिंग नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से चेस्ट में पेन डेवलप हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अगर इसी स्टेज पर पेशेंट हमारे पास में आ जाता है, रिपोर्ट कर देता है, तो हो सकता है कि पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और उसी कंडीशन में उसे रिवर्स किया जा सकता है या उसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। देन नंबर 2
जो हम लोग दिन रात सुनते हैं एक और कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, MI, जिसको हम लोग MI बोलते हैं। इसमें भी हम लोग देखते हैं क्लिनिकली बहुत सारे हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि MI के अंदर हम लोग कई बार बात करते हैं कि साइलेंट MI हो गया या एक्यूट MI हो गया। तो ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी हार्ट को जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए वो सडनली कट डाउन हो गई, ठीक है ना, इन्फार्क्ट हो गया, वहाँ पर इन्फार्क्शन डेवलप हो गया, ब्लड सप्लाई जो है, ऑक्सीजन सप्लाई सडनली हार्ट की वहाँ पर नहीं पहुँच पाई और उसकी वजह से हार्ट में सडनली जो है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जैसे हम लोगों ने बात की कि साइलेंट का मतलब ये होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अचानक पर्सन अच्छा सा अपना एक लाइफस्टाइल है, ठीक चल रहा है, और अचानक उसको ये कार्डियक पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। एक्यूट के अंदर हो सकता है कि उसको जो पेन है, एंजाइना पेक्टोरिस जो है, वो उसको पेन लंबे समय तक रहता है, और करते करते वो पेन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की स्टेज डेवलप होती है। तो सेकेंड स्टेज यहाँ पर जो हार्ट की हमारे सामने आ रही है, तो पहली कौन सी होगी, एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरी बात होगी यहाँ पर, दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पर, या सेकंड स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, वो होगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या MI। तीसरी स्टेज यहाँ पर आएगी इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट या डिसफंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ हार्ट से रिलेटेड इस तरीके की फंक्शनिंग, जहाँ पर सपोज कुछ हार्ट बीट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं जो बीट है वो कहीं मिसिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हार्ट की जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, और इस तरीके का जो कि इकोकार्डियोग्राम के अंदर या ECG में हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसे हम इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक कंडीशंस इस तरीके की हार्ट के अंदर डिस्टर्ब हो जाती हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं कार्डियोग्राम के अंदर, और इसे हमें इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट के अंडर में लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले पेन से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया कि एंजाइना हो सकता है, पेन डेवलप हो सकता है, फिर हार्ट के रिलेटेड जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम होगी, तो हार्ट अटैक की कंडीशन या MI जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट हो सकती है। देन कार्डियक अटैक, नंबर 4 इज कार्डियक अटैक या कार्डियक अरेस्ट जिसे भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में बेसिकली सडन जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो एकदम से रुक जाएगी, कार्डियक अरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और उसकी वजह से हार्ट की जो फंक्शनिंग है, जो काम करना है, एकदम से बंद होगा। और इसे अगर हम लोग टाइमली मैनेज कर लेते हैं तो हम बचा सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो गई यहाँ पर, जिसके अंदर पर्सन जो भी है जिसको भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वहाँ पर वो किसी भी वक्त वो अपना डेथ की कंडीशन में वो जा सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट जब डेवलप होता है तो बहुत ही इमीडिएट उस चीज़ को वॉच करके उसको उसी समय पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन उस समय मिलना ज़रूरी है, ताकि उस कंडीशन को उसी समय वहीं पर ही रोक करके टाइमली उसे ट्रीट कर लिया जाए। और कार्डियक अरेस्ट के अंदर वही बात आ रही है यहाँ पर कॉजेटिव फैक्टर की, तो वही हो गया कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस, ठीक है ना, कि हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस, यानी सपोज जो हार्ट में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो भी ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और अगर सपोज बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो गई डेवलप कहीं पर भी, जैसे हम देखते हैं ना कि ब्लॉकेज, हम लोग सुनते हैं कई बार कि किसी पेशेंट का हम लोगों ने एंजियोग्राफी कराया, तो एंजियोग्राफी के अंदर वहाँ पर हार्ट में 90% ब्लॉकेज मिला, 70% ब्लॉकेज मिला। तो ये ब्लॉकेज क्या है, ये बेसिकली क्लॉट का फॉर्मेशन है जो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट में डेवलप होता है। और जब वो डेवलप होगा, हार्ट का जो भी ब्लड सप्लाई जो हार्ट को मिलनी चाहिए वो अगर थोड़ा बहुत है तो मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा। जो इनिशियल सिम्टम्स जिनकी हमने बात की वो सिम्टम्स जो हैं वो आते रहेंगे, उनसे काम होता रहेगा, बस सिम्टम्स थोड़े थोड़े बीच बीच में आते रहेंगे हार्ट से रिलेटेड, बट कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन नहीं आती। और जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, सपोज 90 या 90 से अबव हो गया, तो फिर उस कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट की जो एक कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। और ये चीज़ें जो हैं वो उस समय टाइमली अगर मैनेज हो जाती है, वो उस चीज़ का पता लगा करके उससे रिलेटेड जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। सपोज कई बार जो है उस कंडीशन के अंदर स्टंट एक ऑप्शन होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बाईपास सर्जरी जो है वो अपने आप में एक ऑप्शन होती है। तो इन ऑप्शंस को ऑप्ट करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके उसे वापस उसकी एक नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज सडन डेथ।
और कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी इस तरीके की कंडीशंस होती है जहाँ पर इनिशियल सिम्टम्स नहीं आते, इनिशियल पैथोलॉजी की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप नहीं होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कि फिर जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो इतना सीवियर उस कंडीशन में होता है कि हमें उसे मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, उस पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि इतना सेंसिटिव है ये कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाया तो कार्डियक अरेस्ट के बाद में पेशेंट कभी भी सडन जो है डेथ की कंडीशन में जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट अगर उस स्टेज के अंदर कार्डियक अरेस्ट की स्टेज में अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो हम उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट की पैथोलॉजी तक ही हम उसको लेकर के चल रहे हैं और उसे हम ट्रीट करके रिवर्स कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलरली उस टाइम पर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो फिर उसी समय हमें कई बार ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये सडन डेथ की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस की वजह से अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग लेवल के ऊपर बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं कार्डियक पैथोलॉजी में या सीएसडी के अंदर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है ना। तो अगर समरी में रिवाइज करें तो वही बात हम लोग जो अभी हमने किया कि पहले पेन से रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट आएगा, फिर उसके बाद में एमआई हो सकता है डेवलप, जो अगर टाइम से पता चल जाता है तो उसे तुरंत हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। देन इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट हो गया, देन कार्डियक अरेस्ट हो गया और देन सडन डेथ हो गया। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स या 5 स्टेजेस इस तरीके की हमें सीएसडी के अंदर देखने को मिलती है और इनमें से किसी भी कंडीशन के अंदर या किसी भी स्टेज के अंदर पेशेंट रिपोर्ट हमारे पास में हो सकता है। उस कंडीशन में उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल उस समय जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करना है उसे फॉलो करके उसे उस कंडीशन में अगर रिवर्सिबल कंडीशंस हैं तो उससे बचाया जा सकता है या उसे रिवर्स कंडीशन में लेकर के हम लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ एटियोलॉजी की सीएसडी की क्या किस वजह से या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। इसी सीएसडी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो भी एटियोलॉजी है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका प्रिवेंशन है, उस पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।